हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर ज़रूर मिले। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले 12th बायोलॉजी अध्याय 8 का जो अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, अति महत्वपूर्ण जो 45 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से किस रोग के लिए एलिसा जांच करना जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बोला कि इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करना चाहिए। ऑप्शन ए में है मलेरिया, बी में है मियादी बुखार, सी में है HIV या तो एड्स और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो एलिसा जांच किया जाता है दोस्तों ये एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एड्स के लिए, यानी कि ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए बोला कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू बुखार विस्तृत होता है। ठीक है दोस्तों, इनमें से बोला किसके द्वारा डेंगू बुखार विस्तृत होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो डेंगू बुखार जो विस्तृत होता है दोस्तों वो मच्छर के द्वारा फैलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मच्छर के द्वारा। चलिए तो अभी से तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए तो ऐसा आंसर को हम लोग टिक आउट को लूप कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, जो इन्फ्लुएंजा देखता है सर्दी नामक बुखार, सर्दी तरह से एक रोग होता है दोस्तों, जो इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा नामक होता है। एम है इन्फो वायरस, मिस्को वायरस, हर्पी वायरस के इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा मिस्को वायरस। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। पूरा कि एंटीबॉडी शब्द का प्रेरक होता है, यानी कि जो एंटीबॉडी शब्द है सबसे पहले इसका कौन इसका शब्द का इस्तेमाल किए थे, तो इसका जो सबसे पहले इस्तेमाल किए थे जेनर ने किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है दोस्तों, यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि ऑप्शन ए में है एड्स, ऑप्शन बी में है सिल्फिस, सी में है गोनोरिया और डी में है इनमें से सभी। तो जो यौन संचारित रोग है दोस्तों जो टोटल होता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, जो टी लिम्फोसाइट है वो कहाँ उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में है पेट में, बी में है थाइमस में, सी में है यकृत में और डी में है अस्थि मज्जा। ठीक है दोस्तों, तो जो टी लिम्फोसाइट जो निर्माण होता है वो होता है आपको अस्थि मज्जा में। ठीक है, चलिए अस्थि मज्जा में, जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। अब इसका क्या ब्लड का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन बोल रहा है क्या बुर्दिया विषाणु कारक होता है। ये किसके कारण जो ये रोग होता है, इसका कौन सा कारक होता है जिसके कारण जो होता है। ऑप्शन ए बोला है पोलियो, बी में बोल रहा है क्षय, सी में बोला है पोलियो और डी में बोला है आपका कैंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कैंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लोग आठवां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। ठीक है दोस्तों, विषाणु जनित, यानी कि विषाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस। ठीक है दोस्तों, इसको वायरस बोलते हैं। तो बोला कि विषाणु जनित रोग कौन है, हैजा, मलेरिया, पेचिस, अमीबा। चलिए इसका जो पेचिस जो होता है दोस्तों यह अमीबा रोग है जो दूषित प्रदूषित कारण के होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पोलियो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पोलियो। अब लोग नौवां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग अगले पेज में इन कर गए। चलिए बोला कि रुधिर में पाए जाने वाला डायलोग्लोबिन होता है, यानी कि रक्त में होता है जो कौन सा एंटीबॉडी उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, बोला कि IgA होता है कि IgD होता है कि IgG होता है कि IgM होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो रक्त में होता है वो आपको हो जाएगा IgM। ठीक है दोस्तों, ये होता है रक्त में, और जो IgE होता है दोस्तों ये होता है आपका, ये आपको हो जाएगा दूध में। ठीक है, जो दूध में हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नौवां क्वेश्चन देखते, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। ठीक है दोस्तों, बोला कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। ए में है गोनोरिया,
बी में है मलेरिया, सी में है हैजा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो यौन संचारित रोग होता है आपको गोनोरिया होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कैंसर का कारक क्या है। ठीक है दोस्तों, कैंसर का कारक क्या है, यानी कि कैंसर किसको कारण से होता है, यानी कि इनको जिन्स के होता है, क्या बहुत विषाणु के द्वारा होता है, कि दोनों के द्वारा होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो कैंसर का जो कारक है इसका दोनों आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 11 के सी करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग 12 को देखते हैं। बोला कि सुजाक रोग है, यानी कि सुजाक को ही क्या बोलते हैं, गोनोरिया ही बोला जाता है। तो बोला कि ये में बोला कि जल संचालित रोग है, कि हवा संचालित रोग है, कि यौन संचालित रोग है, कि रोग नहीं है। तो सुजाक कौन सा रोग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, यौन संचालित रोग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 13 और को बोला कि हिस्टामिन संबंधित है, यानी कि हिस्टामिन संबंधित किससे है, उदासीन से संबंधित है, कि बी लिम्फोसाइट से संबंधित है, कि एंटीबॉडी की एलर्जी से संबंधित है। जो हिस्टामिन है दोस्तों ये एलर्जी से होता है। जब किसी को एलर्जी होता है तो उसको क्या होता है, हिस्टामिन जो रसायन उसके शरीर से स्रावित होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो जो 13 का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 14 की ओर देखते हैं। बोला कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है। ठीक है दोस्तों, जो डेंगू बुखार है वो किसके कारण होता है। बोला कि ए में बोला है कि जीवाणु के द्वारा होगा, कि विषाणु के द्वारा होगा, कि प्रोटोजोआ के द्वारा होगा, कृमि के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा विषाणु के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विषाणु। चलिए इसका क्या आंसर हो गया आपको दोस्तों, विषाणु, यानी कि 14 क्या हो गया आपका बी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 15वां क्वेश्चन। बोला कि यौन संचारित रोग है, फिर ऐसा ही क्वेश्चन आया दोस्तों, यौन संचारित रोग है, यानी कि यौन संचारित रोग कौन होगा। ए में बोल रहा है कि कैलोडोमिया है, डी में बोल रहा है कि एड्स है, सी में बोल रहा है कि हर्पिस है, कि डी में बोल रहा है कि सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सभी हो जाएगा, इनमें से सभी 15 के डी आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग 16 देते हैं। चलिए बोला कि ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है, यानी कि बोला कि ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जो ब्राउन शुगर है ऑप्शन ए में बोल रहा है बोला कि डायलेसिव फॉर्मिक हाइड्रोक्लोराइटिक है, कि थोलैंडिक है, कि लोपेरिया है, कि मिथोडेनिक है। तो इसका जो ब्राउन शुगर है इसका जो रासायनिक रूप में होता है मिथोडेनिक। ठीक है दोस्तों, यानी कि 15 का ऑप्शन 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग 17 को देखते हैं। चलिए बोला कि एंटीहिस्टामिन और स्टोरेज का प्रयोग शीघ्रता की आराम में किया जाता है, यानी कि एंटीहिस्टामिन जो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बोला कि एलर्जी के लिए किया जाता है, कि नसिका के लिए, फंपल के लिए, कि सिर दर्द के लिए किया जाता है। यानी कि जो हिस्टामिन होता है वो किसी एलर्जी के कारण स्रावित होता है, तो उसका जो इलाज किया जाता है वो आपका एलर्जी के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो जो 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले, और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाना। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 18 क्वेश्चन। 18 बोल रहा है कि एड्स में कौन सी कोशिका सर्वाधिक प्रभावित होता है, यानी कि उसके शरीर में एड्स रोग हो जाएगा तो कौन सा शरीर की कोशिका अत्यधिक प्रभावित हो जाएगा। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि बी सेल, यानी कि बी लिम्फोसाइट, बी में बोल रहा है कि टी सेल, यानी कि इसका मतलब होता है टी लिम्फोसाइट, सी में होता है मोनोसाइट, और डी में बोल रहा है कि न्यूक्लियोफोर। तो इनका जो अगर एड्स बीमारी होगा तो उसके अंदर जो टी कोशिका होता है, यानी कि जिसका हम लोग टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, उसका अत्यधिक प्रभावित होता है। इसको टी हेल्पर सेल भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 19वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मनुष्य में जो सबसे अधिक जो कैंसर होता है वो कौन सा होता है। बोला कि मेलेनोमा होता है, कि लिम्फोमा होता है, कि सार्कोनोमा होता है, कि कार्सिनोमा होता है। तो सबसे जो मनुष्य में जो अत्यधिक कैंसर होता है उसको हम लोग कार्सिनोमा बोलते हैं, यानी कि 19 को आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बोला कि टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि हुआ, यानी कि कोई भी जगह व्यक्ति जो टीकाकरण लेने जाता है तो उसके शरीर में क्या होता है जो उसको रोग से बचाता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि पाचन को अच्छा करने में सहायता करता है, तो नहीं। ठीक है दोस्तों, ये गलत हो गया ऑप्शन। बोला कि आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये आरबीसी की संख्या को नहीं बढ़ाता है। फिर दोस्तों कि प्रतिरक्षा पदार्थ का उत्पन्न करता है, जी हाँ दोस्तों, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करेगा, हमारे शरीर में उर्वरता क्षमता को बढ़ाता है। फिर बोला कि शरीर को ताप को नियंत्रण को सही रखता है, तो इसका गलत है सो। तो जो 20 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, प्रतिरक्षा पदार्थ का उत्पन्न करना।
अब हम लोग 21 को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बोला कि LDS प्राप्त होता है, यानी कि LDS दावा है दोस्तों जो किससे प्राप्त होता है, बोला कि कवक से होता है, कि लाइकेन से होता है, कि सवाल से होता है, कि जीवाणु से होता है। तो LDS जो वो कवक से प्राप्त होता है। 21 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 22 को देखने वाले हैं। 22 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बोला कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व में एड्स दिवस कब होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व में एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अब हम देखने वाले हैं 22वां क्वेश्चन। चलिए 22वां जो बोला कि एड्स का कारक है, यानी कि एड्स का जो कारक होता है वो कौन है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा एड्स होता है, कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, कि HIV वायरस के द्वारा होता है, कि ट्राइकोसोनोमा के द्वारा होता है। तो जो एड्स होता है दोस्तों आपको HIV, यानी कि HIV इसको बोला जाता है, यानी कि जो एड्स होता है HIV का कारक होता है, यानी कि एक वायरस जनित रोग है। ठीक है दोस्तों, तो 20 का आंसर करेक्ट सी हो जाएगा। अब हम लोग 23 की ओर देखने वाले हैं। चलिए 23 में बोल रहा है कि एड्स कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है, यानी कि अगर जो उस व्यक्ति को एड्स रोग होगा तो उसके शरीर में किस कोशिका को नष्ट करेगा। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा ऑप्शन ए ही हटा गया। बोल रहा है कि T हेल्पर लिम्फोसाइट को प्रभावित करेगा, बी में बोल रहा है कि बी लिम्फोसाइट को प्रभावित करेगा, लिकोसाइट को, कि थ्रोम्बोसाइट को। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाए तो उसको T हेल्पर सेल को क्या करेगा दोस्तों, अत्यधिक प्रभावित करेगा, यानी कि उसके शरीर से जो T लिम्फोसाइट होगा उसको क्या करेगा, उस संख्या को घटा देगा, तो उसके शरीर में एड्स रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो 23 का आंसर क्या हो गया, आपको ए हो गया। अब हम लोग 24 को ऑप्शन देखने वाले दोस्तों। 24 बोल रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा टीका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस जो रोग है उसमें कौन सा टीका का उपयोग किया जाता है। तो उसको ऑप्शन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि BCG, की DPT, की TTT, की इनमें से सभी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर उसको ट्यूबरकुलोसिस रोग होता है दोस्तों तो उसको में BCG का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए BCG। चलिए अब हम लोग 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। बोला कि एलर्जी में बनने वाला प्रतिरक्षी क्या है, यानी कि किसी व्यक्ति को एलर्जी होगा तो उसमें कौन सी प्रतिरक्षी उसके शरीर में बनेगा दोस्तों। तो बताया था जो को, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 25 का ए हो जाएगा, कि IgA, सॉरी दोस्तों IgA नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IgE हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि 25 का जो आंसर होगा IgE, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए 26वां बोला कि एलर्जी कारण निकलने वाला रसायन है, यानी कि अगर एलर्जी होगा तो कौन सा रसायन निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि हिस्टामिन होगा, बी में बोल रहा है कि सीटोटिन होगा, सी में बोल रहा है कि इनमें से सब ए और बी होगा, और डी बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो एलर्जी कारण निकलने वाला जो रसायन होता है हिस्टामिन भी होता है और सीटोटेनिन भी होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। चलिए बोला कि निम्न में से कौन जीवाणु द्वारा होने वाला बीमारी नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा बीमारी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग ट्रिक देख चुके हैं दोस्तों। तो बोला कि टाइफाइड नहीं होता है, कि कुछ नहीं होता है, कि डिप्थीरिया नहीं होता है, कि इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा एक कवक नामक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 27 का आंसर डी करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग 28वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि तंबाकू का मुख्य अवयव है, यानी कि जो तंबाकू होता है दोस्तों वो किस चीज से बनाया जाता है। बोला कि कोकिन से बनाया जाता है, कि मार्फिन से बनाया जाता है, कि निकोटिन से बनाया जाता है, कि थायमिन से बनाया जाता है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपको निकोटिन होगा, यानी कि तंबाकू का जो मुख्य अवयव घटक होता है वो निकोटिन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 29वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए बोला कि वायरस जनित रोग है, यानी कि वायरस के जनित जो कौन सा रोग होता है दोस्तों, मलेरिया होता है, कि इन्फ्लुएंजा होता है, कि डिप्थीरिया होता है, कि सिल्फिस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। चलिए हम लोग अब 23 नंबर की ओर 30वां नंबर क्वेश्चन को देखने वाले। ठीक है दोस्तों, बोला कि चेचक किसके कारण होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो अभी सेटअप एग्जाम होता है उसमें पूछा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कि चेचक किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि विषाणु, बी में बोल रहा है कि जीवाणु, सी में बोल रहा है कवक, और डी में बोल रहा है कि मच्छर। तो विषाणु का ट्रिक था दोस्तों
ए चाचा डांटो मत, खड़े गाल पर छापो। तो ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विषाणु हो जाएगा, यानी कि 30 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 31वां नंबर देखते हैं। चलिए, बोला कि चिकन पॉक्स किसको कारण होता है, यानी कि चेचक और चिकन पॉक्स सेम ही बीमारी होता है दोस्तों। तो यानी कि ए में बोल रहा है कि एडिना वायरस के द्वारा होता है, कि बैसिलस वायरस के द्वारा होता है, कि जीवाणु भोज T2 के द्वारा होता है, कि वायरस 40 के कारण होता है। तो यानी कि इसका जो चिकन पॉक्स का जो इसका वैज्ञानिक नाम लिखा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेरिसेला वायरस होता है। ठीक है दोस्तों, जो चिकन पॉक्स का जो कारक होता है वेरिसेला वायरस होता है, यानी कि 31 का नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग 32वां नंबर देखते हैं दोस्तों। बोला कि एल्कोहल द्वारा किस अंग का कुप प्रभावित होता है, यानी कि अगर अत्यधिक एल्कोहल का इस्तेमाल करेगा तो कौन सा उसके शरीर का अंग को प्रभावित हो जाएगा। ए में बोल रहा है हृदय, ठीक है दोस्तों, बी में बोल रहा है आपको, बी में बोल रहा है कि यकृत, सी में बोल रहा है कि मस्तिष्क, और डी में बोल रहा है फेफड़ा। तो शराब को अत्यधिक एल्कोहल को सेवन करने से उस व्यक्ति का यकृत खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग बड़ी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बड़ी ग्रंथि के भी नाम से हम लोग जानते हैं इसको। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग 33वां क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बोला कि निकोटीन है, यानी कि निकोटीन क्या है, क्षारीय है कि एमिनो अम्ल है, कि एमिनो अम्ल हो गया कि विटामिन है। यानी कि जो निकोटीन होता है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का आपको ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग 34वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एड्स का कारक क्या है, यानी कि फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि बोला कि एड्स का कारक क्या है, यानी कि ट्राइसोनोमा है, कि HIV है, कि हेपेटाइटिस E है, और डी में ऑप्शन क्या होगा आपको वेरिसेलस डी है। यानी कि इसका जो एड्स का जो कारक होता है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों HIV, जिसका पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग 35वां नंबर देखते हैं दोस्तों। बोला कि इनमें से प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी कि प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन रोग होता है। ठीक है दोस्तों, ए में बोल रहा है कि हैजा, बी में बोल रहा है आपको क्षय रोग, यानी कि जिसको हम लोग TB के नाम से जानते हैं, फिर बोल रहा है कि मलेरिया, और डी बोल रहा है कि एड्स। चलिए दोस्तों, यानी कि जो हैजा रोग होता है दोस्तों ये दूषित यानी कि एक तरह से बैक्टीरिया वाला रोग होगा दोस्तों। एड्स वाला हो गया आपको वायरस रोग, यानी कि जो मलेरिया हो गया दोस्तों इसको मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के नाम से होता है। ठीक है दोस्तों, उसके लार में जो प्रोटोजोआ नामक क्या होता है, उसके प्रोटोजोआ नामक एक बैक्टीरिया उसके लार में होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम 36वां नंबर देख लें। बोला कि इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है दोस्तों, बोला कि इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है। ए में बोला सिल्फिस, बी में बोला हर्पिस, सी में बोला पोनीमा, और डी में बोला इनमें से सभी। तो जो बैक्टीरिया जनित रोग है सिल्फिस है। ठीक है दोस्तों, इसका ट्रिक था GST पंडित जी के नई टीका। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर सिफिलिस हो जाएगा। चलिए आज हम लोग 37वां देख रहे हैं। बोला कि टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, जो टी लिम्फोसाइट होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है। ए में बोला कि थाइमस में, बी में बोला कि अमाशय में, डी सी में बोला कि यकृत, और डी में बोला अस्थि मज्जा। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है वो आपको अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यानी कि जो 37 का आंसर करेक्ट आंसर आपको अस्थि मज्जा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 38वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोला कि लिम्फोसाइट के ऊपर क्या होता है, यानी कि लिम्फोसाइट के ऊपर जो क्या रहता है दोस्तों, यानी कि जो एंटीबॉडी होता है वो कौन सा एंटीबॉडी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जो लिम्फोसाइट के जो ऊपर रहता है दोस्तों आपको IgD, ठीक है दोस्तों, IgD लिम्फोसाइट के ऊपर रहता है। ठीक है दोस्तों, E होता है एलर्जी में, M होता है रक्त में। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद करके रखना होगा। तो 37 का यानी कि 38 आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग 39वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोला कि रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया, यानी कि जो कुत्ता के काटने के रेबीज नामक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, जिसका हम लोग हाइड्रोफोबिया के भी नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें उस व्यक्ति को पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। तो उसमें किसका उसका जो टीकाकरण का खोज कौन किए थे। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जेनर, बी में पास्चर, डी सी में बोल रहा है कि डार्विन, और डी में बोल रहा है कि लेमार्क। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो लेमार्क थे वो हमारे जीन का उपजित लक्षण का प्रकाशित किए थे, और डी जो डार्विन थे वो प्रकृति के बारे में अध्ययन करे। तो जो जेनर था वो किसका किए थे, यानी कि एंटीबॉडी का किए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो रेबीज का टीकाकरण जो प्रचलित किए थे आपको
लुई पास्चर ने किए थे। ठीक है दोस्तों, तो 39 का ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में आंसर में कंफ्यूज कर दिया दोस्तों, यहाँ पर आप बी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, पर कि डिप्थीरिया, टिटनस और कुकुर खांसी इत्यादि में कौन सा टीका लगाना चाहिए। यानी कि डिप्थीरिया और टिटनस और कुकुर खांसी दोस्तों, जिसको हम लोग 100 दिन को खांसी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस रोग में कौन सा टीका उसको लगवाना चाहिए। चलिए, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि बीसीजी के टीका लगवाना चाहिए, बी में बोल रहा है कि डीपीटी के टीका लगवाना चाहिए, सी में बोल रहा है कि हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए, और डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई टीका नहीं लगवाना चाहिए। तो उस व्यक्ति को कौन सा टीका लगवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको डीपीटी का टीका। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि डिप्थीरिया, टेटनस, कुकुर खांसी, उसमें कौन बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 41वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बोला कि किसके अध्ययन को एंकोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं। तो ऑप्शन ए बोला कि कैलोरा, बी में बोला कोट्स, और सी में बोला कि ट्यूमर, और डी में बोला कि मलेरिया। तो जो एंकोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है वो दोस्तों आपको ट्यूमर को कहा जाता है। ट्यूमर को हिंदी में बोलते हैं आपको दोस्तों कैंसर। ठीक है दोस्तों, कैंसर, यानी किसको कैंसर भी हम लोग ट्यूमर को इंग्लिश में हिंदी में कैंसर बोलते हैं। चलिए हम लोग 42वां नंबर बोलते हैं, बोला कि निम्नलिखित में से कौन कैंसर संबंधित है। यानी कि कौन कैंसर संबंधित इसका रोग है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनमें से कौन कौन कैंसर है और कौन कैंसर नहीं होगा। यानी कि लाइपोन बोल रहा है, कि ल्यूकेमिया बोल रहा है, कि लिम्फोमा बोलता है, कि इनमें से सभी। तो जो इनमें से सभी है दोस्तों, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इस तीनों प्रकार के क्या होता है दोस्तों, कैंसर होता है। ठीक है दोस्तों, कैंसर क्या होता है, तीनों प्रकार के कैंसर ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग 43वां नंबर देते हैं, पूरा कि कैंसर बीमारी का उपचार है। यानी किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाएगा दोस्तों, तो उसमें कैसे उसका उपचार किया जाएगा, यानी कि कौन सा विधि उसका उपचार करने का सही तरीका है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि शल्य क्रिया, बी में बोल रहा है आपको कीमियोथेरेपी, सी में बोल रहा है कि रेडियोथेरेपी, और डी में बोल रहा है इनमें से सभी। तो शल्य क्रिया के मतलब होता है दोस्तों, अगर जहाँ पर कैंसर रहेगा तो उसको क्या करना, काट को हटा देना। तो इसको द्वारा भी कैंसर को ठीक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बी में बोल रहा है कि कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के मतलब इसमें दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और सी में बोल रहा है कि रेडियोथेरेपी, यानी कि जो एक्सरे होता है दोस्तों उसके तरह से इसको क्या किया जाता है दोस्तों, जहाँ पर आता है उसको प्रभावित कर कर उसको मार दिया जाता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि सभी के द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 44वां नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, बोला कि संक्रमित पेट से फैलने वाला रोग इनमें से कौन है। यानी कि खराब पानी पीने से दोस्तों कौन रोग फैलता है। बोल रहा है कि मियादी बुखार या टाइफाइड बुखार, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों हड्डी तोड़वा बुखार, इसी को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बी में बोल रहा है कि मलेरिया, सी में बोल रहा है कि फाइलेरिया, और डी में बोल रहा है कालाजार। तो जो संक्रमित यानी कि दूषित पानी से जो रोग फैलता है दोस्तों उसके बोलते हैं मियादी बुखार, टाइफाइड। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपके पास 44 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, तो जो 45 का भी बचा हुआ है दोस्तों, तो हम लोग इसको भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बोल रहा है कि पोलियो को चीचक भाषा को क्या कहते हैं। यानी कि पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पोलियो को चिकित्सीय भाषा में बोल रहा है कि सेलवा लकवा बोलते हैं, बी में बोल रहा है कि लंकवाता बोलते हैं, सी में बोल रहा है कि जबड़े का लकवा बोलते हैं, और डी में बोल रहा है कि सभी बोलते हैं। तो इसका सेलवा लकवा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, पोलियो को चिकित्सीय भाषा में सेलवा लकवा बोला जाता है। चलिए अब हम लोग 46वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। बोला कि बिडल परीक्षण द्वारा किसका पता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बिडल परीक्षण द्वारा किसका पता लगाया जाता है। तो ए में बोला कि एड्स, बी में बोला कि मलेरिया, सी बोला कि तपेदिक, और डी में बोला टाइफाइड। तो बिडल तो जांच होता है दोस्तों आपको टाइफाइड में इस्तेमाल किया जाता है। इसी के द्वारा जो टाइफाइड अगर उसका पॉजिटिव होगा तो टाइफाइड पकड़ा जाता है, अगर उसका नेगेटिव होगा तो उसके अंदर टाइफाइड बीमारी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग 47वां देखते हैं। बोला कि परजीवी मलेरिया के संक्रमण मुख्यतः क्या होता है। यानी कि मलेरिया परजीवी, तो सब पहले दोस्तों, बोला कि मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या होता है। तो ऑप्शन ए बोला कि ट्राइजोवार होता है, कि स्पोराजोइटर होता है, कि माइजाजोइटर होता है, क्रिप्टोजाइवर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्पोरोजोइटर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 47 का आपको आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, स्पोरोजोइटर।
48 के बोल रहा है कि मलेरिया परजीवी की रोग वाहक इनमें से कौन है, यानी कि जो मलेरिया रोग होता है उसका वाहक कौन है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मादा इनकुलुमा, ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, मादा इनकुलुमा। बी में बोल रहा है कि मादा इनफ्लूएंजा, ठीक है दोस्तों, बी में क्या बोल रहा है, मादा इनफ्लूएंजा। सी में बोल रहा है कि अब मादा बालू मक्खी। डी में बोल रहा है कि इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो मलेरिया परजीवी का जो वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर नामक से होता है, ठीक है दोस्तों। इसके लर में क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक एक एंजाइम होता है जो एक तरह से प्रोटोजोआ का होता है, ठीक है दोस्तों। अब लोग 49 को देखने वाले हैं। बोला कि इनमें से कौन फफूंद द्वारा उत्पन्न रोग होता है, यानी कि फफूंद यानी कि कवक के द्वारा इसमें से कौन सा उत्पन्न रोग होता है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है क्षय रोग, बी में बोल रहा है कि चेचक, सी बोल रहा है कि दांत एवं शल्य, और सी में बोल रहा है डी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर जो दांत होता है, ठीक है दोस्तों। एक तरह से हाथ का रोग होता है दोस्तों दांत, यानी कि कवक द्वारा होता है। अब लोगों को 50 और लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। बोला कि कौन सा रोगाणुओं को नष्ट करने वाली औषधि है, यानी कि बोला कि कौन सा जो रोग को नष्ट करने वाला प्रतिजैविक है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है आपको प्रतिजैविक, बी में बोल रहा है आपको टीका, सी में बोल रहा है कि ऑडियोटेटस, और डी में बोल रहा है कि इनमें से सभी। तो जो रोगाणु जो प्रतिजैविक होता है इसका बोल रहा है औषधि होता है वो प्रतिजैविक होता है, ठीक है दोस्तों, जिसके हम लोग एंटीबायोटिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों, एंटीबायोटिक। और इसका इस्तेमाल जो सबसे पहले 1928 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। सबसे पहले इसका इस्तेमाल अमेरिका किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।